जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे दोस्तों, पिछले एक महीने से भारत बांग्लादेश सीमा पर हो रहा था बड़ा ड्रामा। अकड़ दिखाने का कर रहा था तारिक रहमान और उसकी सेना प्रयास दोस्तों, लेकिन जैसे ही पूरे बांग्लादेश में अब शेख हसीना को लेकर प्रोटेस्ट होने लगा, जैसे ही वहां की जनता अब शेख हसीना को दोबारा से सत्ता में देखने के लिए सड़कों पर उतरी है दोस्तों और लगातार प्रोटेस्ट कर रही है, उसके बाद ऐसा लगा जैसे तारिक रहमान के पैरों तले जमीन खिसक गई हो दोस्तों। अब अनन फानन में अचानक से कड़े विरोध के बाद वापस ले लिए बांग्लादेशी नागरिकों को बॉर्डर पर से। जी हां दोस्तों, बताएंगे अभी की सबसे बड़ी खबर। साथ में एक और फैसला ले लिया तारिक रहमान ने, चीन रह गया बुलाता, लेकिन भारत से पंगा अब लेने की लग रहा है जैसे हिम्मत ही नहीं बची तारिक रहमान सरकार में। ड्रैगन रह गया खाली हाथ। तो वहीं दोस्तों, नेपाल के सत्ताधारी दल राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष रवि लामी छानी के प्रधानमंत्री मोदी जी से मुलाकात करते ही अचानक से बदल गए। बालेंद्र शाह दोस्तों नेपाली लोगों को दे दी भारत के लिए बहुत बड़ी राहत। अब भारत से 500 रुपए तक का सामान ले जाने पर नहीं लगेगा टैक्स। बताएंगे अचानक कैसे बदल गए बालेंद्र शाह। तो वहीं क्या जाने वाली है बालेंद्र शाह की सरकार खतरे में पड़ी, उनकी कुर्सी। बताएंगे काठमांडू की सड़कों पर उतरे नेपाल के जेंजीज, अब दोबारा से होगा पूरे नेपाल में भारी प्रदर्शन। क्या नहीं टिकने वाली ये भी सरकार। तो वहीं भारत के खजाने के लिए भिड़ गए यूएई और सऊदी अरबिया दोस्तों। फुजैरह याम्बू पाइपलाइन पर हो गया बड़ा खेला। बताएंगे क्या है जानकारी। वहीं कुवैत एयरपोर्ट पर ईरान का बड़ा मिसाइल अटैक, टर्मिनल 1 पर मची तबाही, इमरजेंसी लागू। चौंकने वाली जानकारी इस बीच ये आ रही है कि भारतीय की भी मौत हुई है दोस्तों इस अटैक में। एक से एक बेहतरीन से बेहतरीन जानकारी आपको विस्तार से बताने वाले हैं, बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी भारत की ताकत का और भारत के संप्रभुता अखंडता का सम्मान करते और मानते हैं कि शेख हसीना की फिर एक बार वापसी होनी चाहिए बांग्लादेश की सरकार में, ताकि कट्टरपंथियों का खेल खत्म हो, तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। बात करते हैं पहली सबसे बड़ी खबर की, जहां जैसा कि हमने कल ही आपको जानकारी बताया था कि बांग्लादेश में लगातार अब शेख हसीना की भारत से वापसी को लेकर जमकर प्रोटेस्ट हो रहा है दोस्तों, कि उनको वापस देश बुलाया जाए। और फिर एक बार जो देश की हालत खराब कर दी है अंतरिम सरकार यूनुस और अब तारिक रहमान ने, इन सब का सफाया हो और देश फिर एक बार तरक्की करे दोस्तों। अब बांग्लादेश पूरे तरीके से शेख हसीना को अपनाने के लिए तैयार हो चुका है। वो कट्टरपंथी जिन्होंने बांग्लादेश में आग लगाई थी, जिन्होंने बांग्लादेश में हर एक क्षेत्र में शेख हसीना के खिलाफ आग लगवाई थी, जिन्होंने शेख हसीना को भागने पर मजबूर किया था, आज वही रोते बिलखते दोस्तों शेख हसीना को वापस गवर्नमेंट में देखना चाहते हैं। ऐसे हमें आपको बता दें, जिस प्रकार से इस प्रोटेस्ट की आग पूरे बांग्लादेश में फैलती जा रही है, इस बीच अब जानकारी ये सामने आई है कि इन प्रोटेस्ट के बाद अब तारिक रहमान ढीले पड़ते दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। वो जितने भी फैसले भारत के खिलाफ ले रहे थे, चाहे पहली विदेश यात्रा भारत ना जाकर चीन क्यों ना हो, अब हर फैसलों पर भारत को लेकर और इस शेख हसीना वाले प्रोटेस्ट को लेकर डरते दिखाई दिए हैं तारिक रहमान। आपको बता दें, एक महीने से लगातार बांग्लादेश बॉर्डर पर बीजीबी और बीएसएफ के बीच में झड़प चल रही थी बांग्लादेशी घुसपैठियों को वापस बुलाने को लेकर, जहां पर तारिक रहमान की फौज ने क्लियरली मना कर दिया था कि हम बांग्लादेशी ही क्यों ना हो उनको वापस नहीं लेंगे। लेकिन अचानक से इन प्रोटेस्ट के बाद अब देखने को मिला है दोस्तों, कड़े विरोध के बाद वापस ले लिए बांग्लादेशी नागरिकों को जो भी बॉर्डर के पास मौजूद थे। आपको बता दें, अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को लेकर भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। नॉर्थ ईस्ट न्यूज के मुताबिक बोंगाव पुलिस स्टेशन के तहत पेट्रोपोल में जयंतीपुर बॉर्डर आउटपोस्ट यानी बीओपी से बीएसएफ ने जिन 10 से 12 कथित बांग्लादेशी नागरिकों को बॉर्डर पर पार धकेला था, उन्हें वापस लाना पड़ा है। रिपोर्ट के मुताबिक इस घटना के एक दिन बाद भारतीय अर्धसैनिक बल की स्थानीय इकाई को बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश बीजीबी के कड़े विरोध के बाद उन लोगों को वापस लेना पड़ा है। नॉर्थ ईस्ट न्यूज के मुताबिक ये परेशानी 1 जून की सुबह सवेरे तब शुरू हुई जब पश्चिम बंगाल के उत्तरी 24 परगना जिले में मुख्य इमिग्रेशन पोस्ट पेट्रापोल में तैनात बीएसएफ की 172वीं बटालियन ने इन कथित बांग्लादेशी नागरिकों को फेंसिंग के पार धकेलकर नो मैंस लैंड में भेज दिया था। इसके बाद अगली सुबह बीजीबी को ये लोग अपने बच्चों, थोड़े बहुत सामान और गठरियों के साथ जेसौर जिले के बेनापोल में बीजीबी की सादीपुर चेक पोस्ट के ठीक सामने नो मैंस लैंड के पास बैठे हुए मिले। नॉर्थ
नॉर्थ ईस्ट न्यूज ने बताया कि दोपहर के आसपास बीएसएफ और बीजीबी के बीच एक फ्लैग मीटिंग हुई, जिसमें इस पेचीदा मसले का कोई हल नहीं निकल पाया। यहाँ तक कि यह गतिरोध सूरज डूबने के बाद भी जारी रहा और देर रात तक चलता रहा। वहीं दोस्तों, देश में हो रहे भारी प्रदर्शन के बाद तारिक रहमान पर तगड़ा प्रेशर पड़ा। या आप इसको ऐसे भी मान सकते हैं कि तारिक रहमान ने बाद में सोचा कि आज अगर इन बांग्लादेशियों को वापस हम ले लेते हैं तो कल को हमारे लिए ही ये वोट बैंक बनेंगे, कल को हमको ही ये वोट देंगे, और फिर इन 10 से 12 बांग्लादेशी घुसपैठियों को वापस ले लिया गया। दोस्तों, वहीं जानकारी ये भी है कि 8 से 11 जून के बीच नई दिल्ली में बीजीबी और बीएसएफ की डीजी स्तर की बैठक होने जा रही है। बांग्लादेश में फरवरी में तारिक रहमान के नेतृत्व वाली बीएनपी सरकार आने के बाद ये पहली बैठक होने वाली है, यानी लगातार फैसलों पर फैसले अब लिए जा रहे हैं। साथ ही साथ एक और बड़ा फैसला लिया बांग्लादेश ने कि चीन रहा बुलाता, लेकिन मना कर दिया। तारिक रहमान ने ड्रैगन रह गया खाली हाथ। जी हां, भारत से पंगा लेने की हिम्मत नहीं कर पाए बांग्लादेश के पीएम। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान सत्ता संभालने के बाद पहले विदेश दौरे पर मलेशिया जा रहे हैं। जैसा कि हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, तारिक रहमान ने जब पदभार संभाला था तब तत्काल भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें दिल्ली आने का न्योता दिया था। भारत के इस एक्शन के बाद चीन भी एक्टिव हो गया था और उसने कोशिश शुरू कर दी कि तारिक रहमान पहले विदेशी दौरे पर चीन ही जाएंगे। चीन के राजदूत ने तो खुलकर कह दिया कि तारिक रहमान बीजिंग की यात्रा पर जा रहे हैं। इस बीच अब बांग्लादेश ने भारत को उदास न करने की ठान ली और तारिक रहमान अपने पहले दौरे में मुस्लिम देश मलेशिया की यात्रा पर जा रहे हैं। पीएम तारिक के इस कदम से चीन के अरमानों पर पानी फिर गया। दोस्तों, तारिक रहमान का यह फैसला वाकई में अब ज्यादा बड़ी बात नहीं बनने वाली। बड़ी बात तब होती जब वो सबसे पहले यात्रा चीन की करते, तब भारत को लगता कि हमारे यहाँ ना आकर वो चीन गए हैं। लेकिन बांग्लादेश ने मलेशिया को चुनकर भारत को एक जगह से एक तरीके से स्टेबल कर दिया है। दोस्तों, ऐसे में कौन कौन चाहता है कि शेख हसीना दोबारा से सत्ता में आनी चाहिए, बांग्लादेश की सत्ता में, तभी भारत के साथ अच्छे संबंध हो पाएंगे। और जितने ये कट्टरपंथी यहाँ तक कि भारत के दुश्मन देश बांग्लादेश के साथ संबंध बना रहे हैं, संबंध स्थापित कर रहे हैं और भारत को बांग्लादेश दरकिनार कर रहा है। अगर आप भी मानते हैं कि एक यही रास्ता है कि दोबारा से शेख हसीना सत्ता में आएगी तभी भारत से अच्छे ताल्लुकात, अच्छे रिश्ते बन पाएंगे, तो कमेंट में शी मस्ट बी इन अ गवर्नमेंट जरूर लिख दीजिएगा। दोस्तों, लेकिन रिक्वेस्ट अभी तक लाइक नहीं किया इस वीडियो को तो सामने लाइक का बटन है, 1 सेकंड भी नहीं लगना, लाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट खबर की बात करते हैं, जहां बहुत बड़ी चौंकाने वाली लेकिन अच्छी खबर है, भारत के लिए बता दें। इधर भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिलने पहुंचे नेपाल के सत्ताधारी दल राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष रवि लामिछाने ने, और उधर अचानक आनन फानन में बड़ा फैसला ले लिया बालेंद्र शाह ने। दोस्तों, अब भारत से 500 रुपए तक का सामान ले जाने पर नहीं लगेगा टैक्स। बता दे, नेपाली लोगों को रुला दिया था बालेंद्र शाह ने इस फैसले पर, लेकिन अचानक से क्यों लिया वापस ये फैसला, बता दे। नेपाल सरकार ने स्थल सीमा नाकों से आने जाने वाले यात्रियों के लिए सामान लाने की शुल्क बढ़ा दी। अब सीमा पार करते समय 500 रुपए तक के निजी उपयोग के सामान को बिना कस्टम शुल्क के लाने और ले जाने की अनुमति दी गई है। इससे पहले यह सीमा केवल 100 रुपए तक निर्धारित थी। राजपत्र में प्रकाशित सूचना के मुताबिक सड़क मार्ग से सीमा पार करने वाले व्यक्तियों पर लागू होगा। यदि कोई यात्री 500 रुपए तक के निजी उपयोग के सामान अपने साथ लाता या ले जाता है तो भंसार प्रमुख आवश्यकता और औचित्य के आधार पर उस पर कोई शुल्क लगाए बिना अनुमति दे सकता है। यानी कि दोस्तों, सीमा पार करने वाले यात्री 100 रुपए के बजाय अब 500 रुपए तक मूल्य के निजी उपयोग के सामान बिना किसी कस्टम शुल्क के ला और ले जा सकेंगे। दोस्तों, बालेंद्र शाह का यह फैसला क्लियरली दिखाता है कि भारत के साथ वो किसी भी प्रकार से पंगे नहीं ले सकता। दोस्तों, लगातार उसने भारत विरोधी बयानबाजी जारी की थी और अभी हाल ही में आपको याद होगा उन्होंने कहा था कि सिर्फ भारत नहीं बल्कि नेपाल ने भी भारतीय जमीनों को कब्जाया है, जिसके बाद भारी प्रदर्शन शुरू हुआ। यहाँ तक कि संसद में भी बालेंद्र शाह का विरोध हुआ, यहाँ तक कि उनसे माफी तक मंगवाई जाने की बात कही गई। अब ऐसे में लगातार विरोध के बाद बालेंद्र शाह को ये रियलाइज हो गया, पता चल गया कि किसी से भी पंगे ले सकते हैं लेकिन भारत देश से रिश्ते नहीं खराब करने, वरना सत्ता कभी भी जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं आपको बता दें। अभी जस्ट बड़ी खबर सामने, बड़ी अपडेट बेसिकली सामने आ रही है, जहां काठमांडू की सड़कों पर फिर एक बार नए जेनजी उतर चुके हैं दोस्तों और बालेंद्र शाह के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, जहां खतरे में बालेंद्र शाह की कुर्सी दिखाई दे रही है। जी हाँ,
नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह अब अपने एक बयान के बाद बड़े राजनीतिक विवाद में घिर चुके हैं। भारत नेपाल सीमा विवाद पर संसद में दिए गए उनके बयान ने नेपाल की राजनीति में हलचल मचा दी है। बालेंद्र शाह ने कहा था कि सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि नेपाल ने भी कुछ जगहों पर भारतीय क्षेत्र पर अतिक्रमण किया है। इस बयान के बाद विपक्षी दलों के साथ साथ बड़ी संख्या में युवा और छात्र संगठन भी उनके खिलाफ सड़कों पर उतर आए। सोशल मीडिया से लेकर संसद और सड़कों तक बालेंद्र शाह को लगातार विरोध का सामना करना पड़ रहा है। नेपाल के कई छात्र और युवा संगठनों का आरोप है कि प्रधानमंत्री का बयान देश के आधिकारिक रुख से बिल्कुल अलग है। उनका कहना है कि सीमा विवाद नेपाल की संप्रभुता से जुड़ा मुद्दा है और इस पर दिया गया बयान देश की स्थिति को कमजोर कर सकता है। काठमांडू में छात्रों ने प्रदर्शन करते हुए बालेंद्र शाह के खिलाफ नारे लगाए। कई युवाओं ने सोशल मीडिया पर भी उनकी आलोचना की। विरोध करने वालों का कहना है कि प्रधानमंत्री को अपने बयान पर स्पष्टीकरण देना चाहिए, अन्यथा उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। वहीं भारत ने इस पूरे विवाद पर अपना कड़ा रुख स्पष्ट कर दिया। दोस्तों, भारत ने क्लियरली कह दिया कि सीमा से जुड़े सभी मुद्दों का समाधान दोनों देशों के बीच बातचीत से होना चाहिए। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कह दिया कि किसी तीसरे देश की भूमिका की आवश्यकता नहीं है। भारत और नेपाल के बीच सीमा के अधिकांश हिस्से का निर्धारण पहले ही हो चुका है। ऐसे में नई बहस के बीच दोनों देशों के रिश्तों और सीमा वार्ता पर भी राजनीतिक नजरें टिक गई हैं। जी हां दोस्तों, वहीं भारत में नेपाल के पूर्व राजदूत नीलांबर आचार्य ने प्रधानमंत्री के दावे पर कड़ा विरोध जताते हुए इसे अपरिपक्व यानी इम्परफेक्ट और गलत जानकारी पर आधारित बताया। उन्होंने खबर हब को दिए इंटरव्यू में प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह से माफी की मांग की। वहीं नेपाल के सत्ताधारी राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष रवि लामिछाने ने बुधवार को यानी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से 1 घंटे मुलाकात की और सोशल मीडिया पर खुलकर अपनी खुशी का इजहार किया। लामिछाने मंगलवार को ही भारत आए और उनकी पीएम मोदी से मुलाकात भारत और नेपाल के संबंधों के लिए एक बहुत ही सकारात्मक कड़ी है। इससे पहले उनकी गृह मंत्री अमित शाह जी, विदेश मंत्री जयशंकर जी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से भी मुलाकात हो चुकी है, जो कि नेपाल के नए नवेले प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह के लिए बहुत बड़ी नसीहत की तरह है। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनसे मिलकर कहा कि नेबरहुड फर्स्ट की हमारी नीति के तहत नेपाल एक प्राथमिकता वाला साझेदार है और हम नई सरकार के साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हैं, जिससे हमारे दोनों देशों के बीच के अनोखे और बहुआयामी संबंधों को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकेंगे। वहीं मोदी जी के इस पोस्ट के जवाब में रवि लामिछाने ने जवाब दिया। जवाब सुनकर आप भी कहेंगे कि उससे लगता है कि उन्हें जरा भी यकीन नहीं रहा होगा कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री से उन्हें इतना सम्मान मिलेगा। उन्होंने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ आज 1 घंटे तक इतनी सार्थक चर्चा करना सचमुच बहुत ही सुखद रहा। भविष्य के लिए मैं आपके इस विजन में सहभागी हूं, जिसमें नेपाल और भारत अतीत की बाधाओं को पीछे छोड़ते हुए विकास की कूटनीति के एक नए युग को अपनाएंगे। तो यह पूरी जानकारी दोस्तों, जहां पर पड़ोसी पहले भारत को दिखा रहे थे आंख, लेकिन अचानक से ही अपने आप भारत की पावर देखकर अब भारत के सामने नमस्कार करने लगे हैं दोस्तों और झुककर बयानबाजी दे रहे हैं। यही है भारत की असली कूटनीति की पावर, जो आज की खबरों में आपने देखा दोस्तों। वहीं आपको नेक्स्ट खबर बता दें जिससे और आप कहेंगे कि यह असली पावर भारत की। जी हां, जहां भारत के खजाने के लिए आपस में भिड़ गए यूएई और सऊदी अरबिया, फुजैरह यांबू पाइपलाइन पर हो गया बहुत बड़ा खेला दोस्तों, बता दें। हॉर्मुज ब्लॉकेड और तेल के भयंकर संकट के बीच भारत एक ऐसे खिलाड़ी के रूप में उभरा है जिसके लिए खाड़ी के 2 बड़े देश आपस में भिड़ने को मजबूर हो चुके हैं। भारत के अरबों खरबों रुपए के महाबाजार पर अपना कब्जा जमाने के लिए यूएई और सऊदी अरब के बीच एक खतरनाक रस्साकशी शुरू हो गई है दोस्तों। अब इस लड़ाई का रिपोर्ट कार्ड भी आ चुका है। इसके साथ ही यूएई की फुजैरह और सऊदी की यांबू पाइपलाइन के बीच एक बहुत बड़ा खेल भी सामने आया है। यूएई और सऊदी के बीच ये रस्साकशी भारत की तेल सप्लाई की भारी भरकम को लेकर हुई है। मई के महीने में तेल सप्लाई के मामले में यूएई ने इतिहास रचते हुए सऊदी अरब को चारों खाने चित कर दिया है और भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल मददगार बन गया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का रास्ता पिछले 3 महीने से पूरी तरह बंद पड़ा है। इसके बाद यूएई की फुजैरह और सऊदी अरब की यानबू पाइपलाइन के बीच भारत के बाजार को अपनी तरफ खींचने का खेल शुरू हो गया है दोस्तों। कमोडिटी एनालिटिक्स फर्म केपलर के ताजा आंकड़े गवाही दे रहे हैं कि इस रेस में यूएई ने कितनी तगड़ी बाजी मारी है। मई में भारत ने यूएई से हर दिन करीब 5,40,000 बैरल कच्चा तेल खरीदा दोस्तों। यह आंकड़ा भले ही अप्रैल से थोड़ा कम हो, लेकिन मार्च के मुकाबले इसमें 166% का भयंकर उछाल देखने को मिला। मार्च में भारत यूएई से सिर्फ 2,03,000 बैरल तेल रोज ले रहा था। साफ है इससे कि यूएई ने इस संकट का पूरा फायदा उठाया और भारत के बाजार में अपनी पकड़ इतनी मजबूत कर ली कि सऊदी अरब को तीसरे नंबर पर धकेल डाला दोस्तों। तो यह है भारत की असली ताकत दोस्तों, जहां भारत के लिए ये 2 बड़े ऑयल एनरिच्ड देश आपस में लड़ते दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। इस पर आपकी क्या राय है, लेकिन कमेंट में मेरा भारत महान तो अवश्य कह दीजिएगा और इस वीडियो को
इतना लाइक करिएगा अभी तक लाइक नहीं किया है तो, ताकि ये खबर दुश्मनों तक भी पहुंचे, दुश्मन देश तक पहुंच जाए। तो हर कोई लाइक करिएगा दोस्तों, लाइक करना मत भूलिएगा। वहीं बता दें, सूडान में भारतीय जवानों ने रच दिया बड़ा इतिहास। यूनाइटेड नेशन ने दिया ऐसा सम्मान जिसे देखकर हर भारतीय का सीना गर्व से हो जाएगा चौड़ा और भारत के हर एक दुश्मन देश के सीने पर लौट जाएगा सांप, वो भी कोबरा सांप। जी हां दोस्तों, UNMISS यानी UN मिस ने सोमवार को बताया कि दक्षिण सूडान के मलाकाल शहर में आयोजित एक समारोह में कुल 565 भारतीय ब्लू हेलमेट और 464 रवांडा के शांति सैनिकों को यूनाइटेड नेशन मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। भारतीय शांति दूतों के इस बेहतरीन प्रयास के लिए यूनाइटेड नेशंस ने 565 शांति दूतों को सम्मानित किया। इन शांति दूतों ने दक्षिण सूडान में महिलाओं और कमजोर वर्गों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए और लैंगिक हिंसा के मामलों से निपटने के लिए विशेष अभियान भी संचालित किए। संयुक्त राष्ट्र के शांति मिशनों में भारत की भूमिका लंबे समय से बेहद महत्वपूर्ण रही है। इस क्षेत्र में देश का योगदान न केवल उल्लेखनीय है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। नेपाल के बाद भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है जो संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों के लिए सैन्य और पुलिस बल उपलब्ध कराता है। ऐसे में इस खबर को जानने के बाद अगर आप प्राउड फील कर रहे हैं दोस्तों तो कमेंट में कांग्रेचुलेशंस इंडियन पीस एम्बेसडर्स जरूर लिख दीजिएगा दोस्तों, इस इतिहास को रचने के लिए। वहीं आपको बता दें, पाकिस्तानी राजदूत ने जिस मस्जिद का किया था उद्घाटन, जापान में उस पर चलने जा रहा बुलडोजर। जी हां दोस्तों, जापान के साइतामा प्रांत के कावागोए शहर में एक मस्जिद के निर्माण को लेकर विवाद खड़ा हो गया है दोस्तों। इस मामले में आरोप है कि इस मस्जिद का निर्माण जरूरी प्रशासनिक मंजूरी लिए बिना करवाया गया था। मामला सामने आने के बाद जापान में पाकिस्तान के दूतावास ने इस परियोजना से किसी भी प्रकार का संबंध होने से अब इनकार कर दिया है। स्थानीय प्रशासन का कहना है कि जिस स्थान पर मस्जिद बनाई गई है वहां निर्माण कार्य शुरू करने से पहले संबंधित विभागों की अनुमति लेना अनिवार्य था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। अब अधिकारियों ने संकेत दिए हैं कि यदि नियमों का उल्लंघन साबित होता है तो अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है, जिसमें ढांचे को हटाना भी शामिल है। जापानी समाचार पत्र द असाही शिंबुन की रिपोर्ट के मुताबिक मस्जिद लगभग 45 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाली उस जमीन पर बनाई गई है जिसे पहाड़ी वन क्षेत्र की श्रेणी में रखा गया है। ये इलाका शहरीकरण नियंत्रण क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जहां किसी भी प्रकार का नया निर्माण करने के लिए प्रशासन से विशेष अनुमति लेना आवश्यक होता है दोस्तों। ऐसे में बिना इजाजत के ये इस मस्जिद का निर्माण हुआ है। आखिर ऐसा क्यों है कि जहां पर भी मस्जिद या मदरसे देखते हैं, चाहे वो भारत हो चाहे कोई अन्य देश हो दोस्तों, अगर भारत की बात करें तो मोस्टली जगहों पर मस्जिद हो या मदरसे अवैध तरीके से ही निर्माण किए जाते हैं। जब जापान में ये हाल है दोस्तों तो भारत का हाल तो छोड़ ही दीजिए। ऐसे में लगातार भारत की सरकार भी इन अवैध मदरसों अवैध मस्जिदों को खोज निकाल रही है दोस्तों। लेकिन वही जापान से ऐसी खबर वाकई में चौंका दे रहा है, जहां पर एक पत्ता भी सरकार के बिना नहीं हिल सकता। आखिर ऐसा क्यों करते हैं ये लोग दोस्तों, बताना मत भूलिएगा। अगर आपको लगता है पता हो तो जरूर करके बताइएगा। अगली चौंका देने वाली खबर की बात कर लेते हैं, जहां ईरान के कुवैत एयरपोर्ट पर ड्रोन अटैक में भारतीय की मौत, 63 घायलों को अस्पताल लेकर जाया गया दोस्तों। भारी तनाव इमरजेंसी लागू। कुवैत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर ईरान की मिसाइल और ड्रोन हमले में एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई है। कुवैत स्थित भारत के दूतावास ने इसकी पुष्टि कर दी है। कुवैत के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि हमले में 63 लोग घायल हुए हैं, जिनमें हवाई अड्डे के कर्मचारी और यात्री शामिल हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हमले में हवाई अड्डे की सुविधाओं और राजनयिक मिशनों को काफी नुकसान पहुंचा है। इससे एक बार फिर पश्चिम एशिया में तनाव काफी ज्यादा बढ़ गया है। इंडियन एम्बेसी की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि कुवैत स्थित भारतीय दूतावास आज कुवैत के हवाई अड्डे पर हमले में एक भारतीय नागरिक की दुखद मौत पर अपनी संवेदना व्यक्त करता है। दूतावास मृतक के परिवार के संपर्क में है और कुवैती अधिकारियों के साथ मिलकर मृतक के परिवार और घटना में घायल हुए लोगों को हर संभव सहायता देने के लिए समन्वय स्थापित किए हुए हैं। कुवैत की पब्लिक अथॉरिटी फॉर सिविल एविएशन पाका ने बताया कि हमले के बाद एयरपोर्ट का इमरजेंसी प्लान सक्रिय कर दिया गया है। अब ऐसे में सवाल यह है कि आखिर कब तक ऐसे हमले सहते रहेंगे बाकी देश? आखिर क्यों ईरान, अमेरिका और इजराइल मिलकर युद्ध को खत्म क्यों नहीं कर रहे? ये सबसे बड़े सवाल खड़े करता है दोस्तों। आपकी इस मुद्दे पर क्या है राय, जरूर कमेंट करके बताइएगा। लगे हाथ तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। तो आपसे मिलते अगली बड़ी खबर में दोस्तों। यहां तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।